बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जहाँ से बच्चे लेक्चर का इख्तिताम किया था, दो छोटे छोटे कंटेंट अभी तक हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। कोई अभी तक हमने कोई बड़ी चीज़ इस चैप्टर की नहीं पढ़ी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहरहाल पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम का सवाल ज़्यादा आता है वो कंटेंट नंबर 2 है, जिसमें 4 बड़े एरियाज़ हैं: एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये एग्जामिनर की पहली प्रायोरिटी होती है कि यहाँ से सवाल पुट करता है एग्जामिनर। एंड वंस यहाँ से अगर उसका एग्जामिनर का दिल ना चाहे तो बहुत रियर चांस होता है कि एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 3 से वो सवाल पूछे। लेकिन एक बात आपको बहुत वाज़ेह हो जाएगी कि एलिमेंट नंबर 3 के बगैर एलिमेंट नंबर 2 को आप लर्न ही नहीं कर सकते। तो यूँ समझ लीजिए कि सवाल में चाहे एलिमेंट नंबर 3 डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली एलिमेंट 2 पर आने वाला सवाल एलिमेंट 3 की बेस पर सॉल्व हो रहा होता है। ठीक है बच्चे, तो अभी तक जो बेसिकली 2 बड़े कंटेंट आपने पढ़े हैं, सिर्फ स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा है और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ी है। जो दरमियान में टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर पढ़ा है वो मैंने एडिशनल पढ़ाया है, लेकिन उसके बगैर आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझाना मुश्किल थी। उसकी बुनियाद पर हमने बड़ी बासानी दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। अगर मैं क्विक रिव्यू दूँ तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद है एक सुपरवाइज़र, हेड या मैनेजर डायरेक्टली कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है जहाँ पर एक ही सुपरवाइज़र के नीचे बेबहा लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, और एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसे ही उसके नीचे कुछ लोग ज़्यादा होते हैं उसको स्प्लिट आउट करके मज़ीद एक और नया लेवल डिफ़ाइन कर दिया जाता है, और वो लेवल डिफ़ाइन होते 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 ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को टॉल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये था एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट हमेशा सेंट्रलाइज फैसले करती है, चूँकि उसका फ़ैसला पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है और वो यूनिट अपने फैसले करता है। लेकिन बहुत सारे फैसलों के बाद ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक काम परफॉर्म होता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, और ये परफॉर्म करते हैं मिडिल मैनेजमेंट एंड लो मैनेजमेंट। ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट था। अब बच्चे यहाँ पर सबसे लास्ट में आपके पास एक थ्योरी है, बर्न एंड स्टॉकर की थ्योरी। बर्न एंड स्टॉकर नाम ही लिखा हुआ, मैंने नाम मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये बर्न एंड स्टॉकर की थ्योरी है। एक टेबल बना हुआ है और आपने टेबल ये वाला याद करना है, ये वाला टेबल मैंने टेबल सेंड कर दी, बल्कि पूरा चैप्टर सेंड कर दिया मैंने, जो चैप्टर नंबर 1 स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक सारी स्लाइड मैंने सेंड कर दी है अपनी। तो इसमें एक काम याद रखिएगा, जहाँ पर एंड आ जाएगा ना, मैंने बाकायदा एक स्लाइड में एंड लिखा होता है, उसके बाद और भी स्लाइडें होंगी, वो याद नहीं करनी, वो मैंने एडिशनल जब शुरू में बनाते हैं ना हम, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि काम की चीज़ें कौन सी हैं, फिर वो उसमें ऐड कर दी रहती हैं। जो एंड के बाद की स्लाइड्स होंगी वो नहीं पढ़नी है आपने। मैं किताब की बात नहीं कर रहा, जो स्लाइड मैंने सेंड की हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको भिजवाई होंगी उसके आखिर में तकरीबन कोई 18-19 स्लाइड एक्स्ट्रा होंगी, वो नहीं आपने पढ़नी, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम पहली मरतबा कोर्स डिज़ाइन होता है तो जब हम कोर्स के कंटेंट को देखते हैं तो हम सारा कुछ बना लेते हैं, फिर उस पर से काम की बातों को जो किताब से रेलेवेंट होता है उसको माइनस कर लेते हैं, या एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसकी एक रीज़न होती है कि चूँकि हम किताब के मुताबिक नहीं चल सकते, बीइंग अ टीचर हमें मालूम होता है कि ये चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को उसके साथ अलाइन करना शुरू करते हैं, फिर बाद में हम ट्यून अप कर लेते हैं। लेकिन वो एडिशनल मालूमात भी अपने पास ज़रूर रखते हैं ताकि याद रहे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद आगे ऐड हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि PRC में हर चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मखसूस अंदाज में पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं की जाती। संभाल के रखिएगा, आइंदा ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा, चूँकि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन चलता रहेगा आगे नहीं। जी बच्चे, तो हम आगे चल रहे थे। बर्न एंड स्टॉकर। बर्न एंड स्टॉकर कहता है कि मैंने दुनिया के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों से इंटरव्यू किए हैं। आई डोंट नो, एक 10 लाख लोगों से इंटरव्यू करना आसान काम तो नहीं होता, लेकिन ये उसकी थ्योरी है, उसने पेश की हुई है। उसने कहा कि मैंने 10 लाख जो इंटरव्यू किए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लोगों से किए हैं। तो टॉप लेवल के लोगों से इंटरव्यू करने के बाद मुझे 2 चीज़ें समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशन में असल में स्ट्रक्चर जो होता है वो मैनेजर की थिंकिंग पर बनता है। किस पर बनता है?
थिंकिंग के ऊपर। बहरहाल ये थ्योरी तो उसने पेश नहीं की हुई हमारे सामने, ये सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वो कहता है कि मैनेजर समझता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, मैनेजर क्या समझता है, कुछ लोग क्या होते हैं, ह्यूमन, इंसान, और मैनेजर समझता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, मशीन। यानी मशीन समझने वाले तो इंसान को इंसान समझेंगे नहीं। यानी ये क्या सोचते होंगे, ये थकता नहीं है, ये सोचते होंगे यार फिर क्या है, काम सारी मशीन भी तो काम करती है ना, ये काम करते रहेंगे, पंखा है 24 घंटे चलाएं चलता है यार, तो ये क्यों नहीं चल सकता, वो तो इतनी सी मशीन है, ये तो इतना बड़ा इंसान है। ये उनकी थिंकिंग है। नो डाउट उसने इसमें साबित करने की कोशिश की है कि ये है तो गलत, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। तो जब सोचते हैं तो उसने थ्योरी पेश कर दी। उसने कहा ठीक है, इसकी हम थ्योरी पेश कर देते हैं। तो ये जो बेसिकली अपने नाम से वादे है, ये ऑर्गेनिक, आपको मालूम है ऑर्गेनिक वैसे बायोलॉजी का लफ्ज़ है, और ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक प्लांट्स के साथ। ऑर्गेनिक प्लांट होता है खुदरो पौधे। ये अरस्तू की तफसील, अरस्तू को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये अरस्तू का बनाया हुआ लफ्ज़ है। तो अरस्तू कहता था चीज़ें अज खुद पैदा होती हैं। उसने साबित भी करने की कोशिश की है। उसने कहा देखें, क्या नाम कहते हैं, एक तो खैर उसका मर्तबान वाला जो है क्या नाम कहते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। एक उसके अलावा कहता है देखो घरों के बाहर आप देखें, आपको ऐसे पौधे नज़र आ जाएंगे, आखिर वो खुद कैसे निकल आए हैं। ये उसकी थिंकिंग थी। फिर उसके मुकाबले में फ्रीज़र आया, उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, असल में मिट्टी के अंदर वो फलां खुलिए होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा प्लांटेशन सिस्टम डेवलप होता है और ये प्लांट खुद ब खुद बन जाते हैं फिर कहीं जाके। लेकिन ये उस वक्त से लफ्ज़ मशहूर है ऑर्गेनिक, खुद रो, यानी जो चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। तो ये बेसिकली इंसान जो है इसके लिए उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक। और दूसरा मैकेनिस्टिक, मशीन से, ये जहाँ के सामने आकर लिखा हुआ जी, तो मैकेनिस्टिक अप्रोच यहाँ इस्तेमाल होती है जी। आपको समझ में आई ना बात। ये तफसील आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या कहता है और वो क्या कहता है। अब याद रखिएगा बच्चे, काम की बात जो हमें इसमें अंडरस्टैंड करनी है वो सबसे नीचे लिखी हुई है। जो काम की बात स्टैंड करनी है, वो अंडरस्टैंड करनी है, वो सबसे नीचे लिखी हुई है बच्चे। वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिस्टिक अप्रोच के तहत बनता है, यहां हमेशा हुक्म दिया जाता है। और हर किसी को हुक्म मानना पड़ता है बगैर आवाज उठाए। फाइन। इसके लिए एक लफ्ज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो नीचे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ये ऑटोक्रेटिक की तफसील है, उर्दू में लिखी है मैंने। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक पर्सनैलिटी, ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर, बेशुमार नाम इस्तेमाल होते हैं। मतलब क्या है, जो भी हुक्मरान होगा, जो भी हेड होगा, जो भी मैनेजर होगा, वो सिर्फ ऑर्डर देगा, किसी से पूछेगा नहीं। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो। आप बताइए आर्मी में क्या होता है, क्या ये स्ट्रक्चर नहीं है? बॉस हुक्म दे दिया, उसके बाद चाहे वो उल्टा लटक जाए, चाहे वो सीधा लटके, काम करना है उसने। तो ये भी याद रखिएगा। और आर्मी के अंदर ये स्टाइल इस्तेमाल होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल का। वेयर एज ऑर्गेनिक स्टाइल जो है बच्चे, इसको वो कहता है कि ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है सब मिलजुल कर काम करते हैं। दो बातें लिखी है बच्चे, सब मिलजुल कर फैसला और काम करते हैं। फैसला किसे कहते हैं? डिसीजन को जी। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं अंदाज मौजूद हैं और हमें मालूम है कि दोनों काम ही होते हैं। आप देखिए किताब हमारे अक्सर खबरों में ही लिखा होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? हालांकि डेमोक्रेसी से मुराद यही है सबकी राय लेकर काम किया जाए। क्या कहा है बच्चे मैंने? सबकी राय लेकर काम किया जाए। इसके लिए एक लफ्ज़ भी मैंने बोला था शुरू में जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कॉन्सेंसस। सबकी राय लेकर फिर एक फैसला किया जाता है, ये उसी से निकला हुआ है डेमोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी
यानी जहाँ पर हुक्म दिया जाता है और हर किसी को बगैर किसी वजह से हुक्म मानना पड़ता है। और डेमोक्रेसी होती है, इसलिए ऑटोक्रेसी कहते हैं बादशाही निज़ाम को। बादशाह क्या करता है? सिर्फ ज़ुबान से अदा करता है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको बादशाही निज़ाम भी कहते हैं। बादशाही निज़ाम, फाइन। और यहाँ क्या होती है? अवाम की हुक्मरानी। डेमोक्रेटिक स्टाइल या डेमोक्रेसी क्या होती है? अवाम की हुक्मरानी। तो ये दो मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इतनी लंबी तफसील बयान करने का मकसद ये था कि आपको अब कुछ याद ना करना पड़े, अब आप उसमें ख़ुद कफ़ील हो जाएं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो बेसिकली दो अंदाज हैं, बर्न एंड स्टॉकर ने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनें ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे चलती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनें डेमोक्रेटिक स्टाइल पे चलती हैं। ये है असल बात याद करने वाली। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉय से पूछकर, उनको साथ शामिल करके, पार्टिसिपेट करके उनसे फैसला करेंगी, काम लेंगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोक्रेटिक होती हैं, बच्चे क्या ख्याल है कल से क्या पढ़ रहे हैं आप? जरा पीछे वाली बातें जरा लिंक करते आइए जरा। सेंट्रलाइजेशन कहाँ होगी? यहाँ या यहाँ? यहाँ होगी ऑटोक्रेसी में, चूँकि सेंट्रल मैनेजमेंट फैसला करेगी एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो। और यहाँ क्या होगी? ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब आपको मैंने वो चीज़ समझा दी है जिसमें आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इंशाल्लाह अब आप फैसला खुद करने की सलाहियत पैदा कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये कौन से स्ट्रक्चर पे काम करेगा? ये फ्लैटर पे काम करेगा। हमने कल पढ़ा फ्लैटर स्ट्रक्चर 100% डिसेंट्रलाइज होता है क्योंकि वो इंडिविजुअलिज्म पे काम करता है। याद है ना कल वाला पॉइंट? ये देखिए यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म ये लिखा हुआ है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बंदा अपना काम अलहदा अलहदा करेगा। ये तीनों बातें कल आपने पढ़ी थी, फ्लैट स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए अब आपको इंशाअल्लाह रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जबकि ये वाला स्ट्रक्चर किस पे काम करेगा? टॉल पे करेगा, सेंट्रलाइज होगा और टीम बेस्ड टास्क होगा। अब बात समझ में कुछ? अब देखिए बच्चे, इसको इससे लिंक कर देते हैं, इसको इसके साथ लिंक करते हैं, इसके साथ। ये देखिए ये इसके साथ लिंक है और ये इसके साथ लिंक है। क्या लिखा हुआ जनाब? टाइट, सख्ती के साथ चलाया जाता है लोगों को, तो यकीन ऑटोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में चूंकि सब लोगों से मिलकर बात होती है तो क्या है? रिलैक्स इन्वायरमेंट। हर बंदा जो है इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करेगा, अपनी राय देगा, अपनी राय का इजहार करेगा। तो अब देखिए बच्चे, अगेन चार बातें याद कर लें तो बर्न एंड स्टॉकर याद है, लेकिन चार बातों का आगाज कहाँ से होना है? डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। मैंने नीचे इसलिए लिखा हुआ कि मैंने यहाँ पर इसका फैसला करना। आपकी किताब में देखें तो आगाज में दिया होगा ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, लेकिन मैंने कहा याद यहाँ से करना है। वहाँ पढ़ जरूर लें, बहुत कुछ लिखा हुआ वहाँ पर उससे रेलेवेंट, लेकिन याद यहाँ से करना है। अब जरा साथ से चलते रहिए बच्चे। टाइट कंट्रोल, रिलैक्स इन्वायरमेंट। यहाँ जॉब क्या है जी? फिक्स, इसलिए कि बस जो ऑर्डर आएगा वो करना है। यहाँ क्या है जॉब? ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ की वजह से है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये यानी ऊपर से ऑर्डर आएगा और आप मानेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हुई है? बराबरी। हॉरिजॉन्टल क्या होती है बच्चे? बराबरी। ये बराबरी का निज़ाम है और ये है बॉस एंड सबऑर्डिनेट। बॉस एंड सबऑर्डिनेट, इसलिए कि बॉस अपने आप को हमेशा बॉस रखता है और सबऑर्डिनेट को हमेशा सबऑर्डिनेट रखता है। इसे वर्टिकल कहते हैं। ये होता है वर्टिकल, सीधा, और ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी बॉस इंप्लॉय को अपने साथ मिला के चलता है। इसी वजह से हमने इसे, कहाँ गया यार वो, हमने कहा था मिल, हाँ ये डेमोक्रेसी के मिलकर फैसला होता है सबकी। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है अवाम की हुक्मरानी। इससे क्या मुराद है? अगर कंपनी की बात हो रही है तो एम्प्लॉयज़ की हुक्मरानी कहेंगे ना, फिर तो वहाँ पर हम कि एम्प्लॉयज़ जो है वो निज़ाम को चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आइंदा के बाद याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? जहाँ पर एक मर्तबा निज़ाम बना दिया जाए फिर दोबारा तब्दील नहीं किया जाता, उसे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। इसी वजह से आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान में कि हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। वो इसी वजह से है कि वो निज़ाम बनाते हैं अपने लिए और उसके बाद फिर कहते हैं निज़ाम बन गया, अब तब्दील नहीं हो सकता।
ये है बेसिकली निज़ाम। तो आज आपने 3 लफ्ज़ सीखे हैं नए अंग्रेज़ी के, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है। ब्यूरोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट है। ब्यूरोक्रेसी से मुराद है ऐसा निज़ाम जो सोच समझ के एक दफ़ा बना दिया जाए फिर बाद में तब्दील नहीं किया जाता, उसे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, फिक्स रूल्स। तो और मैकेनिस्टिक अप्रोच ब्यूरोक्रेसी स्टाइल पर चलती है, जबकि ऑर्गेनिक अप्रोच में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिलैक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। से क्या मुराद है? तब्दीली की जरूरत पेश आएगी, तब्दील किया जाएगा। अगर चीज़ तब्दील करने की जरूरत पेश आएगी तो तब्दील किया जाएगा। इसी वजह से ये नॉन ब्यूरोक्रेटिक होता है। अब किताब से पढ़ लें जनाब। सबसे आखिरी पेज पे ये पड़ा हुआ है, सबसे आखिरी पेज। जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करें, हमने आगे चलना है आज। वो अभी आएगा, बट जब हम पढ़ेंगे ना उसका उस टेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है। सॉरी, वर्टिकल यूँ कहते हैं जो सीधा लाइन होती है। इससे मुराद है कि बॉस अपने नीचे वाले को हुक्म देगा, जबकि हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो इसका मकसद ये है कि बॉस एम्प्लॉय को अपने लेवल पे लेकर आता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल यूँ होता है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। बस कंपनी के अपने रूल्स होंगे, जो भी रूल बना दिए रहते हैं उसको फिर तब्दील नहीं किया जाता है। हर कंपनी के रूल अलग होंगे ना, हर कंपनी के रूल सेम थोड़ी होते हैं। अब आप ये कहें कि पाकिस्तान के रूल अमेरिका के रूल बराबर थोड़ी हो सकते हैं, वो उनके अपने मुल्क के रूल हैं, हमारे अपने मुल्क के रूल्स हैं। इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ज़्यादा होते हैं, हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली चेंज नहीं किए जाते हैं। चले जनाब, लेकिन अब आपने लास्ट 3 कंटेंट पढ़े हैं। मैं तीनों कंटेंट उंगली पर गिनवा सकता हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा है आपने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ी है, और आपने एक थ्योरी पढ़ी है बर्न एंड स्टॉकर की, जिसके अंदर आपने बताया, इसने क्या नाम दिया हुआ इसके लिए? इसने क्या नाम दिया? कुछ नाम नहीं दिया जी, बस टॉल और फ्लैट बताया इसने जी। बाहर आप याद रखिए, ऊपर लिख लें, ये बर्न एंड स्टॉकर की थ्योरी है। एग्जामिनर में नहीं आता, फिक्र ना करें, किताब में नहीं लिखा हुआ, एग्जामिनर ने भी नहीं पूछना, लेकिन आपको तो पता होगा भाई ये थ्योरी है किसकी, किसने लिखी है। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का जो आपके पास था, वो सॉरी मेंडलो का मॉडल, किताब में मेंडलो का मॉडल का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो मेंडलो का मॉडल है। आइंदा ज़िंदगी में याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि ये मॉडल आपने फलां जगह पढ़ा हुआ है। ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको नहीं आगे जाके, लेकिन C503 में जाके। लेकिन आप एलिमेंट नंबर 1 पे आ जाए, किताब का आगाज़ कर लें। अब ये सारा डाटा किताब से ही है, मैंने किताब से ही उठाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसकी स्लाइड भी सेंड कर दी है आपको, चूँकि वो मेरे यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सारा ग्रुप बना के आपको एक ही दफ़ा सेंड कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको। बिजनेस स्ट्रक्चर पढ़ाने का मकसद क्या था? मुझे 4 बड़ी वजूहत बताई थी मैंने, कि एक तो कम्युनिकेशन की जो चेन है वो बनाना आसान होती है, कौन किसका हेड है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, ये काम आसान हो जाता है। हर इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना आसान हो जाता है, और हर एक के काम को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये बात याद है नहीं? ये 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इन्हीं बातों को यहाँ पर इलेबोरेट किया रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। An organizational structure is the formal arrangement। मेरे क्या ख्याल है, वो जो मैंने लाइंस बनाई थी वो क्या थी? फॉर्मल, उसमें कोई चीज़ इनफॉर्मल नहीं थी। इसलिए
कि वो जब निज़ाम बनता है तो फिर उसको मोस्टली तब्दील नहीं किया जाता, उसको फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हमने उसे कहा था वो क्या है, एक फॉर्मल। एक बात याद रखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होती है जिसे हम कहते हैं यार कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। फॉर्मल वो होता है जिसको आपने बाकायदा फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ क्लासरूम में रोज़ाना आता हूँ, तो ये टाइम टेबल फॉर्मल है इनफॉर्मल? फॉर्मल है। रोज़ाना क्लास होती है, अपने वक्त पे होती है। लेकिन अचानक मैं किस दिन कह दूँ यार अच्छा यार ऐसा करते हैं कल शाम को भी क्लास ले लेते हैं, ये क्या होगी? ये इनफॉर्मल होगी, ये फॉर्मल नहीं है। इसलिए कि फॉर्मल उसे कहते हैं जिसका प्लान हुआ होता है, जिसकी बाकायदा ड्रॉ किया होता है, जिसकी बाकायदा टाइमिंग सेट हुई होती है। दरमियान में अचानक कोई काम कर देना या ऐसे बस बिला वजह कोई चीज़ ऐड कर देना, इसे इनफॉर्मल कहा जाता है। तो याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन में 99.9% काम कौन से होते हैं? फॉर्मल। इनफॉर्मल काम चूँकि बच्चे ऑर्गेनाइजेशन है, चलाना है, पैसा कमाना है, करोड़ों अरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है। और मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, I2B में 99% कॉन्सेप्ट कंपनी के हैं। बस यहाँ पर बहुत रेयर चांस है कि आपको पार्टनरशिप का डिस्कशन की जाए या आपसे सिर्फ एक चैप्टर में आया ज़रूर है, वो इतना सा बस 2 या 3 पेजेस के ऊपर कि एंटरप्रेन्योरशिप सोल ट्रेडरशिप क्या होती है। सोल ट्रेडरशिप का दूसरा नाम एंटरप्रेन्योरशिप होता है, आज आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। लेकिन बहरहाल आपने मिक्स नहीं करना। एग्जामिनर वैसे पूछ सकता है कि सोल ट्रेडरशिप में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क होगा, तो आप फ़र्क बताएंगे ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बस इतना फ़र्क होता है, वरना अदरवाइज़ दोनों सिस्टम निज़ाम सेम ही चलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरल और पार्टनरशिप आपने बिल्कुल इतना सा पढ़ा, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपने कंपनी के पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 4 सारा ही कंपनी के ऊपर था, चूँकि आपको मालूम है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पार्टनरशिप या आपके सोल ट्रेडर्स के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ना वो शेयर बेच सकते हैं, ना वो बॉन्ड्स बेच सकते हैं। आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल सारी रात मेहनत करके लगा के मैंने टेस्ट बनाया है, डेवलप किया, दोबारा से सवाल बनाए हैं और कोशिश की था थोड़ा सा अच्छे सवाल बने, जिससे आपके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे अंदाज से मैंने जो है पूरी कोशिश की है कि एम्बिगुअस किस्म का पेपर बनाया जाए, ताकि कम से कम एग्ज़ाम लेवल की तैयारी अभी से हो जाए। और ये टेस्ट आपका कम से कम 3 दफ़ा होना है। 3 दफ़ा से मरा दिया कि मिड टर्म होगा तो मिड में फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, फिर फाइनल में मॉक होगा, मॉक में फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 आएगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी मरतबा रिवीजन हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, 2 टेस्ट होंगे आज। अब आप अपीयर होंगे, 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 का, दूसरा टेस्ट अभी जाके मैंने अपलोड करना है। अगर बिलफर्ज आप में से किसी ने अभी वो टेस्ट देखा जाते ही 12 बजे नहीं मिला तो दोबारा देखना है। चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट अलग होगा, चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट अलग होगा। 2 टेस्ट रखे हैं। टेस्ट नंबर जो 6 का टेस्ट है उसका चैप्टर नंबर भी 6 है और टेस्ट नंबर भी 6 है, और उसमें सवाल है 13। और जो आप सवाल दूंगा ये तकरीबन को 15 के नज़दीक होंगे जो चैप्टर नंबर 4 से होंगे, लेकिन बहुत कमाल के सवाल होंगे, मज़ा आएगा आपको पेपर देने का। एक मरतबा पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी, कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। कमिटेड लाइन से भी सवाल है, और क्या नाम कहते हैं ट्रेड, क्या नाम कहते हैं पेबल से भी सवाल है, फैक्टरिंग से भी सवाल है, ऑपरेटिंग लीज से भी सवाल है, फाइनेंस लीज से भी सवाल है, बॉन्ड से भी सवाल है, और आपके पास जो है वो क्या नाम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस कॉन्सेप्ट पर भी सवाल है, बैंक लोन पर भी सवाल है, हर चीज़ का सवाल मौजूद है इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा सवाल आपको 3 चीज़ों में मिलेंगे, बॉन्ड्स, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज और उसके साथ साथ शेयर्स। इन 3 पे मैंने ज़रा सवाल ज़्यादा बनाए हैं, इन पर सवाल ज़रा 2-2, 3-3 मिल जाएंगे आपको। बाकी हर एक ऊपर 1, किसी पर 2, किसी पे 1, किसी पे 2, आपको हर एरिया आपका टच हो जाएगा, तो पूरा चैप्टर एक मरतबा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। फाइन, तो आपने टेस्ट लाजमन देने की पूरी कोशिश करनी है। मैंने लास्ट में बताया था बच्चे, मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, करना ना करना आपने है, आपका बेसिकली नुकसान तो आपका है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो सिर्फ एक और काम जो मेरी जिम्मेदारी में बिल्कुल शामिल नहीं था, मैंने वो जिम्मेदारी अपनी में शामिल की है कि टेस्ट मैं खुद अपलोड किया करूँगा। मैं टेस्ट खुद अपलोड करता हूँ, एक एक लाइन खुद अपलोड करनी पड़ती है, कम से कम मुझे 3.5 घंटे लगेगा सिर्फ आपका टेस्ट अपलोड करने में, 2 बैचेस का, आपका और 7 वाले बैचेस का। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, कभी वो बोथ वाली प्रॉब्लम आ रही थी, कभी वो ABC वाली प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने वो अब एक एक बैठ के उसको देखा है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है। वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं होता, वो सही कहते हैं बच्चे। वो एक वक्त में आप देखिए ना कितने बैचेस चल रहे हैं, और हर बैचेस के 5-5 कोर्स हैं, और हर एक का टेस्ट होना है, तो वो भी तो इंसान ही है ना आखिर। तो वो एंट्री करते वक्त जो है ना वो कुछ हो रहा होता है, यानी उसका डाटा उधर चला गया, वहाँ गए, कभी A को राइट कर दिया, कभी B को राइट कर दिया, हालांकि C को राइट करना था। तो ये गलती इंसान से हो जाती है। तो मैंने कहा आप एक काम करें, ये वाला काम मुझे दे दें। अब पता नहीं मैंने कितना बेड़ा रखी है, देखिए तो आपको आज आपको पता लगेगा
कि मैं कितना ठीक कर सकूँ। मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है कि कोई नुकसान ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम ना आए कि जहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल ऑफ दी अबव तो पता लगे ऑल ऑफ दी अबव सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपने तौर पर। अगर हो जाए तो भाईजान माजरत, पहली माजरत कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने पहली मतलब इस पर डाटा एंट्री की है आज। लेकिन इंशाल्लाह हाँ साफ़ हो जाएगा एक आधे टेस्ट में और मजीद। अव्वल तो इंशाल्लाह उम्मीद है गलती कोई नहीं होगी। मैंने 2-3 दफ़ा दोबारा टेस्ट किया, बल्कि खुद भी टेस्ट देकर देखा, टेस्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ व्हाट? फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइज। अब देखिए बच्चे, ये एक नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर की बाउंड्री की बात हो रही है। दैट डिफाइन हाउ एक्टिविटी एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड। बोला पॉइंट याद आ गया कि हर एक बंदे को आपने काम असाइन करना है। ये स्ट्रक्चर क्या बताता है कि आपने कितने काम लेने हैं और वो काम तकसीम कैसे होने हैं। एंड हाउ प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन वुड फ्लो विद इन दी स्ट्रक्चर। चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, कौन ऑर्डर देगा, उसके बाद कौन उसका वसूल करेगा, उसके बाद वो किसके पास जाएगा, फिर उसको करेगा कौन, फिर उसको रीचेक कौन करेगा, फिर फीडबैक कौन देगा। ये पूरा चेन ऑफ कमांड होता है। तो ये पूरे चेन ऑफ कमांड के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वो जो मैंने 4 अल्फाज लिखे थे, ये उन 4 अल्फाज पर एक पैराग्राफ बना हुआ, बस एक नहीं है, 3-4 पैराग्राफ है जी। The purpose of having an organization structure is that divide work to be done into specific job and department, assign task and responsibility associated with individual job। हर बंदे की जिम्मेदारी अलग-अलग। कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन टास्क। डाइवर्स से मुराद है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में। ये चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है ये वाला। बंच जॉब इनटू यूनिट्स। मेरे बंच से क्या मुराद है? बहुत सारे लोग एक ही तरह का काम करते हैं। बताइए, आपने जब ये वाला सिस्टम डेवलप किया था, ये सेल के लोग थे, ये अकाउंट्स के लोग थे, ये मार्केटिंग के लोग थे, ये स्टॉक के लोग थे। तो ये जो लोग हैं ये कौन है? ये एक बंच नहीं है, एक ग्रुप है। सारे के सारे मिलकर किसका काम कर रहे हैं? सिर्फ सेल का। ये सारे के सारे मिलकर किसका काम कर रहे हैं? सिर्फ अकाउंट्स का। ये सारे के सारे मिलकर सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्टॉक का काम कर रहे हैं। इस तरह प्रोडक्शन भी होगा, इस तरह HR भी होगा, इस तरह क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। कितने फंक्शन होंगे कंपनी के अंदर? अब बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली इसको हम एक फंक्शन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या डिपार्टमेंट कहते हैं। उसने इसको यूनिट लिखा हुआ है। बंचेस जॉब इनटू यूनिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े कामों के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं और फिर वो टुकड़ा अपने अपने अंदाज से काम करता है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। ये भी बच्चे चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है कि उनको आपस में लिंक कैसे किया जाए। इस तरह लिंक हुआ था ना बच्चे, इससे पहले ऊपर कौन था? यहां हमने कहा था कि यहां पर हेड ऑफ लाहौर है, ऐसे है ना जी कुछ, और यहां पर हमने कहा था हेड ऑफ कराची है। कराची वाले के अपने फंक्शन थे और यहां पर कंपनी का CEO था। तब देखिए ये पूरा का पूरा चेन बन रहा है आपका वर्किंग के साथ। ये भी यही कह रहा है कि कौन किस तरह से आपस में लिंक होगा, रिलेशनशिप किसका किसके साथ है। ये देखिए, कराची वाले का इस वाले डिपार्टमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशनशिप हमें वहां से पता लगेगा कि कौन किसके अंडर काम करेगा और कौन किसको जवाबदेह होगा। इस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, कौन किसका हेड है ये भी आपने। तो बच्चे एक ही बात बार बार रिपीट होगी, 4 चीजों से बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जो मैंने 4 चीजें पहले दिन क्लास में बताई थी, हु इज बॉस एंड हु इज सबऑर्डिनेट, कौन किसका हेड है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये देखिए, ये वो लाइन लिखी हुई है, इसको एक और अंदाज से प्रेजेंट किया गया है। तो आपको ये सारा कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। वो 4 अल्फाज अगर पक्के पक्के याद हैं तो इंशाल्लाह वाई डू वी डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, ताकि हर बंदे को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सके। कौन उसका हेड होगा, कौन उसका सबऑर्डिनेट होगा, ये डिसाइड किया जा सके, और फिर प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बनाई जा सके और हर एक के काम को कंट्रोल किया जा सके, इवैल्यूएट किया जा सके। ये 4 काम बताए हुए मैंने। एंड एलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ये बच्चे एक और 5वां पॉइंट था, मैंने कहा था ये भी अलग लिख लें। इससे क्या मुराद था कि किस किस को कौन कौन सा रिसोर्स देना है। बच्चे व्हाट इज दिस?
ये रिसोर्स है कि नहीं है मेरे लिए? अगर ये मेरे पास ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर? अगर ये प्रोजेक्टर ना हो तो क्या मैं यहाँ आपको पढ़ा सकता हूँ? तो मेरे पास इस वक्त 3 रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दिस लैपटॉप, दिस प्रोजेक्टर, दिस मार्कर एज वेल एज दिस वाइट बोर्ड। ये 4 रिसोर्स हैं जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट टू गिव 1 लेक्चर, ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर इसके बरक्स मैं ड्राइवर होता तो फिर मुझे गाड़ी देनी पड़ती। अगर मैं आपकी जगह अकाउंटेंट होता तो फिर डेफिनेटली मुझे कोई लैपटॉप या कोई शायद मुझे कोई वर्कशीट, शायद कोई, आपको मालूम है बड़े बड़े अहम और बड़े बड़े क्या नाम कहते हैं उम्दा नस्ल के कैलकुलेटर आते हैं फाइनेंस का काम कर। लेकिन इंशाल्लाह जब आपकी बारी आएगी, जब आप फाइनेंस का काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे 33 हज़ार रुपये का सिर्फ कैलकुलेटर ही आएगा आप करें, जिस पे आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है, वर्किंग करनी होती है। गो के वो एग्ज़ाम में ले जाने की इजाज़त तो नहीं होती है आपको, लेकिन उसके बगैर आप अच्छे लेवल पे फाइनेंस के काम कर ही नहीं सकते। बहुत बहुत महंगे होते हैं। पता नहीं BRC के नाम से तो एक मार्केट में वैसे अभी भी अवेलेबल है, तो उसका पहला पुराना वर्जन इस वक्त 27 हज़ार रुपये का है मेरा ख्याल है, लेकिन वो अब मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा फंक्शन आ चुके हैं अब। तो ये अल्टीमेटली जो है उसके लिए फिर आपको जो है वो यकीनन इस्तेमाल करना पड़ेगा और मज़ीद महंगा। तो ये तकरीबन 27 हज़ार की मैं बात भी तब से कर रहा हूँ जब मेरे बेटे ने इस्तेमाल किया था, तो मेरा ख्याल है शायद वो पिछले साल की बात है। अब तो मेरा ख्याल वो भी इतना पेट्रोल कीमत बढ़ गई, डॉलर कीमत बढ़ गई, शायद वो इतनी की जगह हो गया होगा। लो जी, ले बच्चे ये एक और पेज आपके पास आएगा, हाउ ऑर्गेनाइजेशन गेट द जॉब डन। भाई इससे क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन जब जॉब डिज़ाइन करती हैं तो किस तरह से जॉब डिज़ाइन करती हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिज़ाइन करती हैं तो कितने अंदाज होते हैं? यहाँ पर आपके पास 2 ही लिखे हुए, आपने 2 ही पढ़ने हैं, वरना हज़ारों हैं भाईजान। जो 2 लिखे हुए आप वही पढ़ेंगे। बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंगेज मैनेजिंग इन 2 एक्टिविटीज। 2 अंदाज हैं, 2 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिजाइन की जाएगी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉब स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये 2 तरीके हैं। और सुन रहे हो मेरी बात? ये 2 मेथड हैं आपके पास। जॉब स्पेशलाइजेशन, डिवाइड टास्क इनटू जॉब्स, और ग्रुपिंग जॉब्स इनटू यूनिट्स। ये 2 अंदाज हैं, वैसे होते जो एक ही हैं, लेकिन बच्चे ये 2 मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां हैं। इधर आइए, मैं आपको इसकी रिक्वेस्ट, आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइज इदारा है। राइज के अंदर सीए पढ़ाया जाता है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि डिपार्टमेंट कैसे बनाने हैं, आप देखेंगे सीए में पढ़ाया क्या जाता है। लुक एट दिस। मैं कहता हूं सीए में आपको सबसे पहली चीज क्या है? अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है ना बच्चे। उसके बाद फाइनेंस, ऑडिट। ये 3 बड़े कोर्स हैं जो आप मुख्तलिफ नामों से पढ़ते हैं। कभी उसका नाम PRC 4 है, तो कभी उसका नाम FAR 1 है, तो कभी उसका नाम FAR 2 है। ये सारे अकाउंटिंग के कोर्स हैं। इसके बाद जब आप फाइनेंस की बातें करेंगे तो फाइनेंस में हमेशा लफ्ज़ आएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मेंस के लफ्ज़ ज़्यादा आते हैं क्योंकि फाइनेंस का असल काम ही मेजरमेंट लगाना होता है। ऑडिट के भी बाकायदा आप बेशुमार कोर्स पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप पढ़ते हैं लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, ये एक अलग सेपरेट काम है। उसके बाद फिर आपको बाकायदा तौर पर यहाँ पर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और मैथ एंड इंग्लिश। क्यों नहीं, ऐसा है कि नहीं जी? तो यहां जब स्पेशलाइजेशन डेवलप की जाएगी तो डिपार्टमेंट यहां कोई नहीं होता हमारे यहां कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। यहां जॉब स्पेशलाइजेशन होती है। हम बंदे ढूंढते हैं, ये बताओ अकाउंटिंग के माहिर कौन कौन लोग हैं, उनका नाम यहां मेंशन किया जाएगा। मुमकिन है A, B and Z, ये 3 लोग हैं जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं। ओके जी, फाइनेंस की बारी आती है तो हम कहते हैं A, यही वाला A, ये फाइनेंस का एक्सपर्ट भी है। C है,
एक्स है और वाई है। इसका मकसद ये हुआ कि ए जो है इसको शफलिंग कर सकते हैं आप, ए को फाइनेंस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए को अकाउंट की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बात समझ नहीं बच्चे? ये अब आप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ऑडिट, आपने कहा जी ऑडिट के लिए हमारे पास है DENF, बंदे थोड़े रखो जी। उसके बाद हम बात ही करते हैं फिर दोबारा लॉ की। हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास है W और नहीं, एक्स पहले आ चुका है भाईजान, एच चले, एच और हम कर देते हैं जी कोई वी कर लेते हैं। ये 3 लोग यहाँ पर हैं। इस तरह करते हैं। अब ये सारे के सारे लोग आपके सामने आ जाएंगे। तो कंपनी जब स्ट्रक्चर बनाएगी तो स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पर बनाएगी। ये क्या है बच्चे? ये अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं, ये अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, ये फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, ये ऑडिट के एक्सपर्ट हैं। लेकिन बच्चे इसके बरक्स अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस तरह काम नहीं करती। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बनाती है। उनका बाकायदा तौर पर जो है आपको मालूम होगा, एक उनके पास इस वक्त हैले कॉलेज है, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जो एक काम करता है। इसमें बहुत सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। फिर उनके पास IBA है, फिर उनके पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिर उनके पास मैथ डिपार्टमेंट है, फिर उनके पास उर्दू डिपार्टमेंट है। इस तरह डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और फिर इसमें कई लोग काम कर रहे होते हैं। कोई बात समझ आई ना? ये फ़र्क होता है दोनों में। कहानी एक ही है लेकिन 2 मुख्तलिफ अंदाज हैं। ये पूरा एक टास्क की बुनियाद पर टीम बनाते हैं, वो एक प्रोफेशन की बुनियाद पर टीम बनाते हैं और उसके बाद फिर इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। ये है कहानी आपकी जॉब स्पेशलाइजेशन की एंड डिपार्टमेंट की। इज इट राइट? एग्जामिनर ने आपसे कोई तफसील नहीं पूछनी डिपार्टमेंटलाइजेशन में और जॉब में क्या फ़र्क होता है। आपने 2 अल्फाज याद रखने हैं बस। ये तफसील मैंने बयान की है आपको, ये तफसील मैंने बताई है आपको बस इतना याद होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनें सिर्फ काम की महारत पर चलती हैं वो ऑर्गेनाइजेशनें जॉब स्पेशलाइजेशन पे काम कर लेंगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन एक काम को कई लोगों से करवा सकती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन पे काम कर लेती हैं। फाइन? जी जनाब, an organizational structure outline the various role within an organizational which position report to which, ये बच्चे ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कौन किसको जवाब देगा, and how an organization will departmentalize its work. Take note that an organizational structure is an arrangement of positions that is most appropriate for your company at a specific point इन टाइम। इससे मुराद है हर ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग अलग होगा। यहाँ पर इसने लिख दिया अप्रोप्रिएट योर कंपनी स्पेसिफिक पॉइंट। हर एक की कंपनी अलग है, हर एक ने अपने निज़ाम को अलग रखा हुआ है, हर एक ने डेजिग्नेशन अलग रखे हुए हैं, हर एक का काम अलग अंदाज से है। इसलिए किसी का स्ट्रक्चर दूसरे के स्ट्रक्चर के बराबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाईजान। An organization that has a large number of managerial layers. Very good. It's a tall structure organization. आइए बयान, अब ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर की समरी है, किताब में लिखी हुई है। ये पूरे चैप्टर की समरी है। इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। आप साथ साथ किताब पे नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको ये समझ लीजिए कि पॉइंट नंबर 2 जो आपने पढ़ना है ना, पॉइंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 2, ये सारी तफसील मौजूद है उसकी। और इधर भी ध्यान रखें, किताब पर बाद में देख लीजिएगा, किताब में जब मैं लिखवाऊंगा फिर आपने लिखना है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अप्रोचेज इस्तेमाल होती हैं। अप्रोच नंबर 1, नेचर ऑफ वर्क सच एज स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्पेशलाइज्ड या मैनेजमेंट एटसेट्रा। जब भी आपने पढ़ा जॉब स्पेशलाइजेशन कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनें जॉब स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पर बनती हैं। याद रखिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला
इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने पढ़ा नहीं है एंटरप्रेन्योरल, जब आप पढ़ेंगे फिर से लिंक कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, यार मैं साथ साथ बनाता चला जाऊं जी, आपके काम आएगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, ये है ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, और इस ऑनर के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम है अली, एक का नाम है कामरान, एक का नाम है नासिर, एक का नाम वॉट एवर, कोई डब्ल्यू वकास है या वॉट एवर, कोई भी नाम है जी, फिर ज़ीशान है, फिर कोई हमाद है। मैंने पहले नाम लिख दिए। मैंने इस पर डेजिग्नेशन क्यों नहीं लिखा? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में किसी का डेजिग्नेशन नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो अपने काम का माहिर होता है। जब हमाद का लफ्ज़ आता है तो उन्हें पता होता है ये फ़लाँ काम का माहिर है। जब ज़ीशान का नाम आएगा उन्हें पता होता है कि ज़ीशान किस चीज़ का माहिर है। तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में ये एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर का कमाल होता है। अभी आपने चूँकि पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने डायग्राम बना दी है, अपनी याददाश्त के लिए रख लीजिएगा आप। ये हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। अब जरा अगला देखिएगा भाईजान, अगले में क्या होगा? लुक एट दिस। यहां पर आपने एक बंदे को बनाया है ऑनर, और इस ऑनर के नीचे 4 फंक्शन काम कर रहे हैं। एक फंक्शन है सेल का, एक फंक्शन है परचेज का, एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल स्टॉक का, और एक फंक्शन, चले अकाउंट भी ले लेते हैं आप। और आगे फर्दर इसके नीचे 4-4, 5-5 लोग, इसकी टीम जो है वो काम कर रही है। वो मैंने इसके साथ ऐड कर दी है। ये है फंक्शन। ये क्या लिखा हुआ जी? ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन सच एज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फाइनेंस का फंक्शन, ऑपरेशन का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन। मैंने कौन से लिखे हैं? सेल। तो बेशुमार हो सकते हैं। इससे पहले मैंने जो बनाए थे उसमें मैंने सेल का और आपके पास मार्केटिंग का फंक्शन भी ऐड किया था, ऑल ऑफ यू। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है। या फिर क्या बनाता है? प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड एक, मॉर्गेज दूसरा, ऑटो लोन एक डिपार्टमेंट या फंक्शन आप उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। या फिर ये प्रोसेस वाइज बनता है, असेंबली, स्पिनिंग या कस्टमर वाइज बनता है। इससे मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट बनाने के 4 तरीके हैं। और सुन रहे हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ऊपर वाला पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है? जॉब स्पेशलाइजेशन को। नीचे वाले सारे पॉइंट डिपार्टमेंटलाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बताया डिपार्टमेंटलाइजेशन के 4 तरीके हैं, और ये पढ़ेंगे भी आप इंशाल्लाह। या ये फंक्शन वाइज होता है, या ये प्रोसेस वाइज होता है, या ये कस्टमर वाइज होता है, या ये प्लेस या जियोग्राफिकल वाइज होता है। इसके 2 नाम हैं। इसको प्लेस वाइज भी कहते हैं, जियोग्राफिकल भी कहते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपको जी, सब कुछ लिखा हुआ यहां पर। ये फंक्शन वाइज, ये प्रोडक्ट वाइज, ये प्रोसेस वाइज, ये कस्टमर वाइज, और ये आखिर में क्या लिखा हुआ जी? ये जियोग्राफिकल वाइज भी लिखा हुआ है। चलो जी, मैंने एक छोड़ दिया, अब मैं भी वो भी ऐड कर दूँ जी। प्रोडक्ट वाइज भी लिखना था जी, मैंने नहीं लिखा जी। ये लो जी, ये नहीं आएगा। ये ज़रूर पूछेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंटलाइजेशन कितनी बुनियाद पर बनता है। वो तो फिर बहुत हाई लेवल पे गेम चली जाएगी भाईजान, कितना मुश्किल है।
नहीं, वो और अंदाज़ है, वो काम हो सकता हो, लेकिन डिपार्टमेंट में किसी बंदे का नाम काम मेंशन नहीं होता उसमें। इसमें देखिए काम मेंशन है, इसमें ये देखिए बकायदा सेल डिपार्टमेंट है एक पूरा, ये परचेज एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक बंदा है इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। फ्लैट स्ट्रक्चर पढ़ा ना आपने, वो फ्लैट स्ट्रक्चर पे काम कर रहा होता है। अच्छा जनाब, किताब आपके पास है, मैं ऐसे खामोश होकर खड़ा हो गया हूँ। अगली लाइन, कॉन्टेम्परेरी एंड टीम बेस्ड मैट्रिक स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर भी होता है जो कॉन्टेम्परेरी बेस पे बनता है। मेरे कॉन्टेम्परेरी कहते हैं एडवांस को, मैंने कल भी बताया था, मॉडर्न को कहते हैं, एडवांस को कहते हैं। सादा लफ्ज़ में एक बात याद रखिए, मौजूदा दौर को भी कंटेम्परेरी कहते हैं, यानी आप कंपेयर कर रहे होते हैं पुराने ज़माने को मौजूदा दौर के साथ, तो मौजूदा दौर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्टेम्परेरी। तो दो मानी मैंने बताए हैं, कॉन्टेम्परेरी से मुराद मौजूदा दौर है या कॉन्टेम्परेरी से मुराद है जदीद ज़माना, मॉडर्न ज़माना। तो यकीनन आने वाला हर वक्त पिछले वाले से मॉडर्न होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मॉडर्न कहा जाता है, वरना असल में ये आज के दौर की बात हो रही होती है। चल यार बाबू बस कर दो ना, अभी तेरे वर्गा है, अड़ जाता जिथे अड़ गया बस। कंटेम्परेरी एंड टीम बेस, कल मैंने लिखवाया था ना, मैट्रिक स्ट्रक्चर भी होता है। ये क्या करता है बच्चे, ये वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है जो कल हमने पढ़ा था। मैंने कहा था जिद है ये उस चीज़ की। जिद क्या थी बच्चे? हमने कहा था अथॉरिटी ऑफ कमांड में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का एक हेड होना चाहिए, या एक ग्रुप का एक हेड होना चाहिए। इसमें आप देखिएगा एक ग्रुप के दो दो तीन तीन हेड होंगे, लेकिन आज के दौर में चूंकि चल रहा है इसलिए उसने उसको तो पढ़ाना है। तो देखिए क्या लिख रहा है, कॉन्टेम्परेरी एंड टीम बेस्ड सच एज मैट्रिक्स आल्सो नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच एंड कमेटी। कमेटी तो आपने नहीं पढ़नी क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं, लेकिन ये आपने पढ़ना है क्योंकि ये बकायदा कोर्स में शामिल है आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये ऑडिट का एरिया है जिसमें आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितनी तरह की आपकी टीम होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेक्टिव रिस्क कमेटी, बिजनेस कम्युनिटी कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये बेशुमार कमेटीज होती हैं। इंशाल्लाह जब आप ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे, ये वहाँ पढ़ाई जाएगी आपको। और ये भी कंपनी का कॉन्सेप्ट है, कंपनी का। पहली बात तो आपको मालूम है ऑडिट होता है कंपनी का है, किसी और का ऑडिट हो नहीं सकता, तो ये कंपनी में ही होता है, तो इसलिए फिर कमेटी भी वहीं पर बनती है। आर व्हाट आर मोर डायनामिक एंड असेंबल एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। इससे मुराद है आज इस वक्त मैं हेड हूं, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड भी हूं, इस डिपार्टमेंट का हेड भी हूं, इस डिपार्टमेंट का हेड भी हूं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, लेकिन ये निज़ाम है ये आज के दौर का। मुझे जो बंदा वेला नजर आएगा मैंने उससे पहले काम ले लेना है, मुझे ये नजर आया मैंने इसे काम ले लिया, ये फारूक हुआ मैंने इसे काम ले लिया। क्यों? मुझे डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट का मसला हल करना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मेरा एक एम्प्लॉय मसरूफ है तो मैं उस डिपार्टमेंट, अब देखें ना परचेज डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग में मसरूफ है, इसका हर एम्प्लॉय मसरूफ है, सेल डिपार्टमेंट वाले भी फारिग बैठे हुए हैं। तो मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, परचेज वाला सेल वाले के बंदे बुलाएगा, काम ले लेगा उसी वक्त ही। लेकिन आम नॉर्मल रूटीन के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट की बाउंड्री होती है, परचेज वाला परचेज करेगा, सेल वाला सेल करेगा। ये बात पढ़ी हुई ना आप लोगों ने। मैट्रिक स्ट्रक्चर सबकी जिद है। मैट्रिक स्ट्रक्चर ने एक नया निज़ाम डेवलप कर दिया आज के दौर के अंदर कि यहाँ पर लोगों को आपस में जो वेला नजर आए उसे काम ले लो बस। ये है बेसिकली मैट्रिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। जी भाईजान एक और कॉन्सेप्ट आगे जी, आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन एक्टिविटी। कंपनी का ये निज़ाम भी बन सकता है। बोले ये कैसे बनेगा? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम इनसोर्स हो रहे हैं और कौन कौन से काम आउटसोर्स हो रहे हैं। ये कंपनी का ऑनर है, इनसोर्स वाले ये स्ट्रक्चर है, आउटसोर्स वाला ये स्ट्रक्चर है। बट व्हाट इज डिफरेंस इनसोर्स एंड आउटसोर्स? इनसोर्स है काम खुद करना, आउटसोर्स है कंपनी का काम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के स्पुर्दारी कर देना, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आज घट ही पढ़ेंगे ऐसे। आउटसोर्स है कंपनी का काम किसी दूसरे से करवाना, उसे आउटसोर्स कहते हैं। कंपनी का काम खुद करना उसे इनसोर्स कहते हैं। ये देखिए ऑन होया, 3 मिनट लेगा ये ऑन होने में।
थले बैठे ना मैंने अधी सरात गए उत्ते जा रहे हैं। की नाम है यार तेरा? मोहम्मद उस्मान बाजवा। लोग बाजवा नाम रखना छोड़ गए हैं, जिदा होदा वो ही नहीं कहते, नहीं कहते मैं नहीं कहा जी। क्या जी? ऐसे ना को यार, ये ना को यार। आप बाजवा कहें जो मर्जी कहें, लेकिन मरासी ना कहें। नहीं, जिसको भी कह रहा है, अपने आप को भी कह रहा है। अल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत चेहरा दिया यार, माशाल्लाह। तो चुप करके बैठ आपने बाजवा साहब। ओके जी, प्लीज वापस आए नहीं। तो इन सोर्सिंग से मुराद है कंपनी अपना काम खुद करे। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूं। बच्चे, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते करते आपको लगा यार हम बिला वजह प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, हमारे बंदे काम करते हैं, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती, ऐसा करते चाइना से मंगवा लेते हैं सामान बना बनाया। आप चाइना से सामान मंगवा के आगे अपने शोरूम पे बेचना शुरू कर दें, तो आपने क्या किया? आउटसोर्सिंग। यानी आपने प्रोडक्शन खुद छोड़ दी है, लेकिन बच्चे फिर भी बेचने के लिए तो आपको इनसोर्सिंग करनी पड़ेगी ना। बेचने के लिए अपनी टीम बैठेगी। इसका मकसद हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ काम आउटसोर्स कर लेती है, कुछ काम इनसोर्स कर लेती है। अगर बच्चे आपकी कंपनी आउटसोर्सिंग करेगी तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्किप होगा इसमें से बस, वरना परचेज फंक्शन तो फिर भी रहेगा। इसलिए कि जब आप बाहर से सामान आएगा, बना बनाया आएगा, तो क्या ख्याल है, उसको चेक नहीं करना, वो काम परचेज करेगा। सेल डिपार्टमेंट फिर भी रहेगा, वो सेल करेगा। लेकिन क्या चीज़ आउटसोर्स कर देंगे आप? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या आपने प्रोडक्शन का काम खुद नहीं किया? और प्रोडक्शन का काम को आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। रॉ मटेरियल को ख़रीदना, रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन करना, फिर रॉ मटेरियल को मशीन में ट्रांसफॉर्म करना, फिर जब सामान बनने के बाद उसकी दोबारा क्वालिटी चेक करना, पता नहीं कितने काम होते हैं। आप कहते हैं यार मिट्टी पाओ, ये बड़ा लंबा काम है, ये काम हम खुद नहीं करते, ये काम हम कहीं से और से करवा लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं यार हम चूँकि सेल करने के बड़े माहिर हैं, हम सेल का काम खुद ही कर लेंगे। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ कमीशन बेस पे आ जाती हैं। कहीं से प्रोडक्शन करवाई और किसी और कंपनी से कहा सेल तुम करो। सेल वो कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन वो कर रहे होते हैं, और मज़े वो कमा रही होती हैं, सारा का सारा वर्किंग वो कर रही होती हैं। पास मौजूद होगा हश पप्पी, इसका सबसे बड़ी मिसाल है। आप देख लें कि आपको हश पप्पी के जूते बाटा की दुकान पर भी मिलते हैं। हश पप्पी के जूते आपको जो है सर्विस की दुकान पर भी मिल जाते हैं कि नहीं? देखे आपने कभी? क्यों मिलते हैं? हालांकि बच्चे बाटा भी जो है वो जूते बनाने वाली कंपनी, हश पप्पी भी जूते बनाने वाली कंपनी। ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जो दोनों एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, वो दोनों एक दूसरे के कंपैटर हैं? कंपैटिटर कभी किसी दूसरे कंपैटिटर का सामान अपने पास नहीं रखता। क्यों नहीं? ये है कि नहीं? ऐसे क्या ख्याल है? हम ये कहें यार ये एक ही ऑफिस है, राइज है, इसी राइज में सीएफई के बच्चे भी पढ़ेंगे, इसी राइज में ये तो सवाल ही पता खिचड़ी पक जाएगी। ये तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसा काम हो जाए? आप कहेंगे नहीं भाई, आप अपने कैंपस में रहेंगे, हम अपने कैंपस में रहेंगे। लेकिन कैसा कमाल है कि हश पप्पी का जूता बाटा की दुकान पर भी मिल रहा है, हश पप्पी का जूता सर्विस की दुकान पर मिल रहा है। उसकी एक वजह है कि हश पप्पी वाले पहले प्रोडक्शन करते थे पाकिस्तान के अंदर। अब वो क्या करते हैं, सारी की सारी प्रोडक्शन करवा रहे हैं चाइना से। चाइना से माल यहाँ आता है, यहाँ एक शोरूम बनाया हुआ उन्होंने अपना, ये पीछे क्या नाम कहते हैं, गज्जू मता के पास। वहाँ पर उनका एक छोटा सा ऑफिस, छोटा था नहीं माशाल्लाह, वो भी तकरीबन वो 2-3 क्या नाम कहते हैं मुरब्बे ज़मीन के ऊपर बना हुआ सारा। तो वहाँ इतना सारा सामान आता है, वो उसमें फिर वो छांटी करते हैं माल को। जो उसमें से एक क्लास माल होता है वो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ तरह के, अपने शोरूम नहीं है भाईजान। आपको अगर हश पप्पी के शोरूम नज़र आते हैं, हश पप्पी की दुकान नज़र आती है, वो हश पप्पी की अपनी दुकानें नहीं है। वो हश पप्पी ने बेसिकली आपके सब वो दी हुई हैं, क्या नाम कहते हैं, फ्रेंचाइज दी हुई हैं। यानी मैंने वो फ्रेंचाइज खरीद ली है 2 करोड़ रुपए की। आपने कहा यार मैं हश पप्पी के जूते बेचूंगा। उनका ठीक है, ये 2 करोड़ रुपए दे मैं, ये आप पकड़े, सामान आपको हर महीने मिलता रहेगा जी। तो मैंने भी उन्होंने खुद कुछ नहीं किया हुआ, उन्होंने बेसिकली वो फ्रेंचाइज खोल दिया। फ्रेंचाइज वाला सामान हश पप्पी से लेकर आता है, ए नंबर माल उनको दे दिया, फिर उसके में से कुछ और बी नंबर माल भी निकलता है, फिर सी नंबर माल भी निकलता है, फिर डी भी निकलता है। डी के बाद का जो माल है वो उनकी अपनी वहाँ पर एक शोरूम बनाया उन्होंने, बिल्कुल गजुमता के बिल्कुल साथ। वो बिल्कुल आप जूता देखें, ये विंगा चिब्बा टेढ़ा वेड़ा जूता होता है वहाँ पड़ा हुआ। वो इसलिए कि वो डी माल होता है, वो रास्ते में धूप की वजह से, पानी लगने की वजह से बिल्कुल अपनी शेप तब्दील कर जाता है। उससे वो बहुत सस्ते दामों में बेच जाते हैं। लेकिन वो सस्ते दामों में माशाल्लाह 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है। वो इससे भी वो भी से कम का नहीं होता। 2,500, 2,200 का, 2,400 का, 2,500 का विंगा चिब्बा शूज़ की बात कर रहा हूँ, राइट।
साफ़ सुथरा माल होता है वो जाता है बाटा दुकान पे, सर्विस की दुकान पे। लेकिन मैं वैसे जो मेरा एनालिसिस है, चूँकि मैंने, मेरा ख्याल है 2007 में लास्ट मैंने हश पप्पी का ऑर्डर किया था, तो मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक हश पप्पी में 1 नंबर माल होता ही नहीं है, सारा B नंबर माल ही आता है। वो हमारे लिए A नंबर होता है, हमारे लिए नहीं, वो टेढ़ा नहीं होता, वो से असल में होता है। वो स्मेल इसलिए होती है, वो लेदर की स्मेल है। लेदर की खूबी ये है कि लेदर को पानी लग जाए तो लेदर का जूता फारिग हो जाता है, लेदर के जूते को स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो चूँकि वजह सामान कंटेनर की शक्ल में आता है, तो कंटेनर कभी बरसात भी हो जाती है, कभी माल उतारते वक्त, कभी जहाँ सामान रखा हुआ वहाँ पर नीचे से पानी आ जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो वो फिर जो टेढ़ा मेढ़ा सामान होता है या जो बदबूदार सामान होता है, वो उनकी अपनी शोरूम के ऊपर जो है ना, जहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है वो गज्जू माता में, वहीं पर ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर चले जाएँ तो वो ऊपर आपको B नंबर माल, वो वैसे B नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, वो D से आगे की चीज़ है, कोई EFD कोई इस तरह की कोई चीज़ है, वो उससे भी ऊपर की चीज़ है। हमारे यहाँ पर जो हश पप्पी का एक लाख जूता है वो यहाँ नहीं बनता, इसलिए कि हश पप्पी की जो जूते बनते हैं चाइना में, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट होते हैं जर्मनी में, और सारे के सारे एक्सपोर्ट होते हैं आपके के अंदर। यहाँ के लिए जूता बनाया ही नहीं जाता। ये बेसिकली इन्होंने एक परमिट दिया हुआ है कि जो आपका D जूता है, जो आपका B जूता है, वो आपने ज़ाया करना, लाओ पाकिस्तान में दे दो, उन्होंने मारने हैं, तो वो हमारे पास यहाँ आ जाता है, वो हमें मिलता है। हम बड़ी मज़े से जाके, मैं अभी कल देख कर आया हूँ, जो हश पप्पी का जो सबसे फ्लेक्सिबल जूता इस्तेमाल करते हैं, हमारे से बेशुमार टीचर इस्तेमाल में ज़रा नरम होता है, क्योंकि हमारा काम होने का। तो खड़े होने वाला बंदा जो है ना, वो लेदर के सख्त सोल वाला जूता नहीं पहन सकता, इसलिए कि फिर वो नीचे पैर मारते हैं, आवाज़ दिमाग में से निकल। शूज़ चाहिए होता है बहुत फ्लेक्सिबल किस्म का, तो वो मैं कल उसकी मालूमात दे के आया था, 45,000 रुपये का है वो जूता, 45,000 रुपये का। मैं कहा मेरे को 45,000 मैं मोटरसाइकिल ले लूँ जी जी। हम भी रंग बिरंगे पढ़ रहे हैं, पढ़े इसको, इधर ध्यान करें जी। ये क्या कह रहा है भैया, और इधर ध्यान करो, आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी टू स्पेशलाइज वेंडर सच एज अकाउंटिंग और फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि सम टाइम कंपनी का करती है, आपको शायद मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर IT सेंटर और अकाउंटिंग सेंटर बन चुके हैं। जितना भी यूरोप, जितना भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, और जो वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर है, हर एक ने अपना सेल रिटर्न भिजवानी होती है। वहाँ सेल रिटर्न भिजवाना बहुत महंगी है। वो क्या करते हैं, रोज़ाना के वोचर स्कैन करके पाकिस्तान भिजवा देते हैं, यहाँ पर बंदे लोग बैठ के डाटा एंट्री करते हैं, सॉफ्टवेयर इनके पास मौजूद है, यूँ क्लिक करते हैं, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो इमीडिएटली सेल रिटर्न बनाता है, यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, और ये हर एंट्री का उनसे कोई $2, $3, $4 ले लेते हैं। इनका ये काम इतने में हो जाता है, वहाँ वो ये काम कराते हैं तो उनको ये काम $100 में होता है। तो पाकिस्तान में इस तरह की बेशुमार आउटसोर्स कंपनियां बन चुकी हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका अपना काम किससे करवा रही हैं, पाकिस्तान। और यहाँ पर इस तरह की कोई एक नहीं, मैं तो दर्जनों को जानता हूँ, यहाँ पर ऐसी बेशुमार कंपनीज हैं जो यही काम करती हैं। ऑनलाइन इमीडिएटली डाटा आता है। अब तो उन्होंने एक और काम कर लिया है, उनके पास तो हर चीज़ में स्कैनर है, वो जैसे स्कैन करते हैं उसकी एक कॉपी उनके पास चली जाती है, एक कॉपी सीधा पाकिस्तान आ जाती है। ये उसी वक्त ही उसकी डाटा एंट्री उसी खास जगह प्लेस पे करते हैं, और सॉफ्टवेयर इमीडिएटली साथ साथ सेल रिटर्न बनाता रहता है, तो उनको उसी वक्त ही पता लगता रहता है, क्योंकि ये दोबारा लिंक भी उनके साथ ही है सॉफ्टवेयर के साथ। यहाँ डाटा एंट्री होती है, वहाँ उनके सॉफ्टवेयर में इमीडिएटली उनको पता लग जाता है कि हमारी सेल रिटर्न कितनी जाने वाली है। वो चाहे तो पर डे की सेल रिटर्न जमा करा सकते हैं, चाहे तो हर हफ्ते की सेल रिटर्न जमा करा सकते हैं। इस काम के लिए उन्हें पाकिस्तान में बहुत सस्ते लोग मिले हुए हैं। हमें एडवांटेज ये होता है कि हम $1 का काम करते हैं, हमें 1 मिनट लगता है, तो हम 1 मिनट में 350 रुपया कमा लेते हैं। उनको नुकसान कोई नहीं है, उनका $1 जाता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही वाला काम अगर वो लोकल से करवाते हैं तो वो $100 लेता है, तो इसलिए वो अपने पैसे बचाते हैं। हमें एडवांटेज मिल जाता है कि हमें यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है, बेशुमार लोगों को हम यहाँ पर बाकायदा एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। फाइन। लास्ट पॉइंट, वर्चुअल नेटवर्क। ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था, ये वर्चुअल नेटवर्क का था। वर्चुअल क्या होता है, जहां पर फिजिकल कोई चीज नहीं होती लेकिन पूरी दुनिया में काम हो रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास मौजूद है, दराज.com। आपके में से कोई एक बंदा भी दराज के ऑफिस नहीं जाता, आप ऑनलाइन ही सामान लेते हैं, ऑनलाइन ही सामान बेचते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। व्हाट अबाउट OLX, व्हाट अबाउट AliExpress, व्हाट अबाउट Alibaba एंड सो मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनें वर्चुअल काम कर रही हैं।
यानी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन दे ऑल एक्ट लाइक अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। काम पूरा हो रहा है, सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिजिकली आप ना उनकी दुकान पर जाके सामान खरीदते हैं, ना फिजिकली आप उनको सामान उनसे लेते हैं, ना देते हैं। उनका सप्लाई भी उनको ऑनलाइन माल बेचता है और उनका कस्टमर भी ऑनलाइन ही उनसे सामान खरीदता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। भाई अगर आप गौर से देखें तो इस सारी लाइन के अंदर आपने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। मैं डिवाइड जल्दी से क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, 5 तरीके हैं। तरीकाकार नंबर 1 वर्क स्पेशलाइजेशन या जॉब स्पेशलाइजेशन। तरीकाकार नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन। तरीकाकार नंबर 3 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तरीकाकार नंबर 4 आउटसोर्सिंग। और तरीकाकार नंबर 5 वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये नोट डाउन कर लो जगह पर टेबल बना के, अल्लाह के वलियों, ये नहीं बाद में याद रहना। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाने के जॉब स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फिर आउटसोर्सिंग स्ट्रक्चर और फिर आपके पास वर्चुअल स्ट्रक्चर या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये आपके पास 4-5 तरीके हैं जिनमें से इंशाल्लाह ये भी आपने पढ़ना है, इस कोर्स में ये भी पढ़ना है। बस अब आपकी ये 2 चीज़ें रह गई पढ़ने वाली, ये हमने नहीं पढ़ना। हाँ, इसकी थोड़ी मालूमात मुझे आपको देनी है। किताब में 2-4 लाइनें इस पर लिखी हुई हैं, तो मैं गो के मैं काफ़ी दे चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर जब आप इसका वक्त आएगा फिर दोबारा देखेंगे इसको कि इसको किस तरह से डिस्कस किया जाता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह जब इसका वक्त आएगा ज़रूर देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।